हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रेडिएशन फिजिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात कर रहे थे। तो अपन ने तीन क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए बेटा। पहला किया था अपन ने हीट, दूसरा किया था अपन ने एटम और तीसरा किया था बेटा अपन ने ट्रांसफार्मर। देखिए बेटा, तीन क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो तीन क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट बात करें अपन हीट के बारे में, सेकेंड बात करें अपन एटम के बारे में और थर्ड बात करें बेटा अपन ट्रांसफार्मर के बारे में। इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था बेटा, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वाला। ठीक है नहीं? तो इसको आप जरूर देख ले बेटा, यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो। जैसे शॉर्ट नोट्स आते हैं उसी तरीके से मैंने इसको करवाया है ट्रांसफार्मर को। चलिए, अब आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा ओम्स लॉ पर। ये जो ओम्स लॉ आता है ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है बेटा, शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चंस आता है बेटा। तो शॉर्ट नोट जब आता है तो अपने को पता होता है कि सर या 2 या 3 पेज लिखना होता है, लेकिन सर ये लिखे किस तरीके से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना जो राइटिंग है या जो अपना प्रेजेंटेशन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी उसमें नंबर मिलते हैं अपने को। तो देखिए, ओम्स लॉ के बारे में यदि अपन बात करें तो बेटा देखिए, ये जो ओम्स लॉ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से। ठीक है, तो पहले थोड़ी बहुत करंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ क्या आता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन करंट की। इसको बोलते हैं बेटा अपन धारा। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? धारा। धारा किसको बोलते हैं? यदि जो चार्ज है वो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? करंट। या फिर अपन बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की जो दर होती है ना, आवेश प्रवाह की दर, इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं बेटा? आई से दिखाते हैं। और आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है बेटा? क्यू बाई टी होता है। ये क्या होता है बेटा? एक अदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। इसकी इकाई की यदि अपन बात करें, इसकी इकाई होती है बेटा एम्पियर। यूनिट की बात करें तो ये होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना, करंट अपने पास में जो होती है दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है डीसी और दूसरी होती है एसी। करंट जो अपने पास में होती है बेटा ये दो तरीके की होती है, एक होती है बेटा एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी होती है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होती है बेटा डायरेक्ट करंट। एक होती है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरी होती है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट अपन उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बेटा? ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ में कांस्टेंट रहती है। दोनों टाइम के साथ में कैसी रहती है बेटा? कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ बनता है टाइम के साथ में वो ऐसा कुछ बनता है, यू बनता है। ठीक है कि नहीं? तो ये अपने पास में हो गए बेटा करंट के टाइप, एसी और डीसी के टाइप। अब बात करते हैं बेटा अपने जो नियम के ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। देखिए,
ओम्स लॉ के बारे में अपन बात करते हैं कि साहब जो ओम्स लॉ होता है वो क्या बोलता है। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी चालक तार, किसी भी कंडक्टर वायर के सिरों पर यदि अपन वोल्टेज लगाए तो लगाया गया वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। देखिए बेटा, अप्लाइड वोल्टेज will be directly proportional to the flow of current, to the flow of current। ठीक है, तार के सिरों पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, जैसे मान के चलो ये तार मान लिया अपन ने, ये ए आ गया, ये बी आ गया, वो इसमें धारा बह रही है आई, तो जो वी ए बी आएगा अपने पास में वो इसके सीधे समानुपाती आएगा। ये होता है बेटा ओम्स का लॉ। ये क्या होता है बेटा, ओम्स का लॉ, कि किसी भी चालक तार के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वो क्या आता है बेटा, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते जाओगे बेटा, धारा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, या उल्टा बोले अपन, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे धारा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया अपने पास में बेटा, I आ गया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, V जब भी ऐसा आता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा समानुपाती। तो अपन क्या करते हैं बेटा, समानुपाती हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। V बराबर आता है RI। V बराबर क्या आता है बेटा, RI। यहाँ पे जो R आया ना इसको बोलते हैं बेटा अपन रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। और ये होता है बेटा प्रतिरोध। ये क्या होता है बेटा, प्रतिरोध। अब साहब प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, रेजिस्टेंस के बारे में यदि अपन बात करें या प्रतिरोध के बारे में यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह में आने वाली बाधा को, डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ करंट, डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ करंट, डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ करंट, धारा प्रवाह में बाधा को, धारा प्रवाह में बाधा को क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होगा उसका। ठीक है, तो इसको किससे दिखाते हैं बेटा अपन, आर से। तो आर बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, V बाई आई आ जाएगा। ये क्या होता है बेटा, अपने पास में प्रतिरोध होता है। आर बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन आई आ जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर इसकी इकाई यूनिट की यदि अपन बात करें, यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा, ओम्स होती है। क्या होती है बेटा, ओम होती है, या फिर वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये क्या आती है बेटा, वोल्ट अपॉन एम्पियर आती है। ठीक है कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। जो आर आता है वो क्या आता है, ये आता है। अब बात आती है बेटा यहाँ पर प्रतिरोध की। साहब ये प्रतिरोध जो होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, तो देखिए अगला जो पॉइंट लिखना होता है वो लिखना होता है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो प्रतिरोध है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए लिखते हैं बेटा आर बराबर रो एल बाई ए। प्रतिरोध जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है बेटा, आर, एल और ए। सर ये आर बराबर रो एल अपॉन ए है, इसमें रो क्या है, एल क्या है और ए क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, आर जो होता है ये होता है बेटा रेजिस्टेंस, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रो की यदि अपन बात करें तो ये होती है बेटा रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं बेटा अपन प्रतिरोधकता।
इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोधकता। और ये तार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये किसको बताती है बेटा? तार की प्रकृति को बताती है। तार की प्रकृति को बताती है रेजिस्टिविटी। ठीक है। दूसरा होता है, देखिए यदि कोई तार है जिसको मैं ऐसे बना लूं, तो ये तो हो गई बेटा उसकी लंबाई। आपको पता है तार जितना लंबा होगा ना उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। जैसे मान के चलो एक रोड है, रोड जितनी ज्यादा लंबी होगी उसमें एक ज्यादा क्या मिलेगा? उसमें बेटा ट्रैफिक मिलेगा। शॉर्ट रास्ता होगा तो जल्दी से पहुंच गए फटाक से, ट्रैफिक मिला ही नहीं। लेकिन जितना लंबा ट्रेवल करोगे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको? ट्रैफिक मिलेगा। इसका मतलब तार की लंबाई जितना ज्यादा होगी प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पहली चीज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई। ठीक है कि नहीं? तो तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा बेटा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा एरिया, जैसे रोड जितनी ज्यादा चौड़ी होगी ट्रैफिक उतना ही क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए बेटा एरिया ऑफ वायर, तार का क्षेत्रफल। दूसरा देखो, तीसरा अपन ने बात करी बेटा तार की प्रकृति। तार की प्रकृति का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो आपने कॉपर का तार ले लिया, लोहे का तार ले लिया, एल्यूमिनियम का तार ले लिया, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो सबका क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। सबका प्रतिरोध क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। ये चीज ध्यान रखिए आप। जैसे एल्यूमिनियम का तार हो गया, कॉपर का तार हो गया, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अलग अलग। इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? तार की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है कि तार की जो प्रकृति है वो क्या है। तो अपने पास में क्या आ गया बेटा? प्रतिरोध की निर्भरता किन किन पे? तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर सर कैसे? तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और दूसरा एरिया ऑफ वायर, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा होता है? ये। इसका मतलब सर रोड जितनी चौड़ी होगी प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा, एल, जैसे जैसे एल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स एट द इंक्रीजिंग ऑफ, एट द इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर, length of wire, resistance will be increase, resistance will be increase, रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और दूसरा ए इंक्रीज, देन आर क्या होगा? डिक्रीज। मतलब एरिया यदि बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा। At the increasing of resistance, at the increasing of area, sorry, area, then resistance will be decrease, resistance will be decrease। जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखें बेटा आप रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है कि नहीं? और यदि शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको करके आना है कि तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है और तार की एरिया बढ़ाने पर या क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखें। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ये दो चीजें होती। अब चलिए बेटा, अब बात करते हैं बेटा प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर। ठीक है कि नहीं? एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वो बड़ा क्वेश्चन के बेस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो तुम लोग शॉर्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हो। बाकी यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूरा ही लिख के आपको आना है। यदि अपन बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन पे, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है कि नहीं? वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है ना बेटा, वो दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा सीरीज ऑर्डर और दूसरा होता है पैरेलल ऑर्डर। देखिए बेटा, दो होते हैं इसमें, एक होता है सीरीज ऑर्डर, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको बोलते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन। दो आते हैं, एक होता है बेटा सीरीज ऑर्डर और दूसरा होता है पैरेलल ऑर्डर। तो पहले की बात करें अपन, सीरीज ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए सीरीज ऑर्डर, तो सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, तीन रेजिस्टेंस लेते हैं अपन। देखिए यू, और इसको किससे जोड़ देते हैं बेटा, एक बैटरी से जोड़ देते हैं यू। ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया R1, ये आ गया R2 और ये आ गया R3। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखें बेटा सीरीज ऑर्डर के अंदर। सीरीज में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो समान होता है, क्योंकि देखिए यहां से धारा निकलेगी और यहां आएगी, तो यहाँ पर धारा क्या रहेगी बेटा, समान रहेगी तीनों पर। जबकि वोल्टेज जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे इस पर वोल्टेज रहेगा V1, इस पर रहेगा V2 और यहाँ पर रहेगा V3। तो देखिए बेटा, इन दिस कॉम्बिनेशन current will be same, but voltage will be different। जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है कि नहीं, जैसे V1, V2 और V3। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अपने को नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा इस सर्किट के लिए। हिंदी में बोले तो धारा समान और विभव अलग अलग, विभव अलग अलग। आगे देखिए बेटा, जैसे मान लो तो नेट विभव अपने को निकालना होता है बेटा, नेट पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं, तो देखिए बेटा नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज कैसे निकालोगे बेटा, इसको लिखते हैं V इक्विवेलेंट, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां देखिए V इक्विवेलेंट ओम के नियम से, we know that from Ohm's law, we know that from Ohm's law। यदि Ohm's law की से अपन बात करें तो अपने को पता है V बराबर क्या आता है बेटा, IR। लेकिन अपने को पता है सीरीज ऑर्डर के अंदर क्या चीज सेम होती है बेटा, करंट। तो करंट के साथ तो छेड़छाड़ करो मत, इसको क्या लिखो, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट। देखो V इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। अब क्या करूंगा बेटा, मैं सब रेजिस्टेंस के लिए निकाल लेता हूं, सभी प्रतिरोधों के लिए निकाल लेता हूं मैं वोल्टेज। तो क्या आएगा, देखिए बेटा, फॉर R1 रेजिस्टेंस, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए क्या लिखूंगा बेटा, IR इक्विवेलेंट V1 बराबर I, क्योंकि I तो सेम है तो इसके साथ छेड़छाड़ करो मत, R1 चेंज करो फॉर R2 रेजिस्टेंस, R2 प्रतिरोध के लिए। तो क्या आएगा बेटा, V बराबर IR2, ये 2 तो ये भी 2, ऐसे 3 के लिए, और R3 रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा, V3 बराबर IR3। सो दैट, इसलिए क्या आएगा, देखिए बेटा IR इक्विवेलेंट बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लीजिए बेटा, IR इक्विवेलेंट, I कॉमन ले लो तो क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हटा दो तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर अपने पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है बेटा, वो कितना आता है बेटा, ये आता है। ठीक है कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। ये बात हो गई बेटा किसकी, सीरीज ऑर्डर की। यदि अपन बात करें पैरेलल ऑर्डर की, तो देखिए बेटा
पैरेलल ऑर्डर, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको लेटरल में जोड़ते हैं। तो लेटरल में कैसे जोड़ेंगे, देखिए बेटा, इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3। यहां से करंट निकली, यहां से क्या हुआ बेटा, करंट निकली। तो करंट निकलने के बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर करंट आई और करंट आने के बाद में ऐसे सर्कुलेट हुई। इसको बोलेंगे अपन I1, इसको बोलेंगे I2 और इसको बोलेंगे अपन I3। ठीक है, इस तरीके से करंट इनके अंदर जाएगी। तो क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वोल्टेज तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अंदर क्या होता है बेटा, वोल्टेज का मान तो समान होता है लेकिन करंट जो होती है अलग अलग होती है। देखिए बेटा, इन दिस कॉम्बिनेशन या इन दिस ऑर्डर, current will be different, but voltage is same। जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। इसका मतलब सर्किट में क्या निकालनी पड़ेगी, नेट करंट, कुल धारा कितनी आ रही है। यहां पर क्या हो गया बेटा, धारा असमान, वोल्टेज या विभव समान। तो परिपथ में कुल धारा, नेट करंट इन सर्किट, क्या आएगी बेटा, I इक्विवेलेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आएगी। ठीक है कि नहीं, बट वी नो दैट ओम्स लो, यदि ओम्स लो से यदि अपन जानते हैं क्या आता है बेटा, V बराबर IR। लेकिन आपको पता है सर ये तो सेम ही रहेगा, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, V इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। तो देखो I इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ऐसे ही अपन किस किस के लिए निकाल सकते हैं बेटा, R1 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए और R3 प्रतिरोध के लिए। तो देखिए बेटा, फॉर R1 रेजिस्टेंस तो क्या आएगा बेटा, देखिए V बराबर IR, ये आएगा। तो ये तो सेम रहेगा 1 I1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन R1। ऐसे ही और R2 क्या आ जाएगा बेटा, I2 बराबर V R2 और R3 तो क्या आ जाएगा बेटा, R3 बराबर V अपॉन R3। तो देखो क्या आ जाएगा बेटा, I इक्विवेलेंट जो आएगा वो किसके बराबर था, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो क्या करूंगा बेटा, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V बाहर ले लो बेटा, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V बाहर ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V हटाओ, तो देखिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो आएगा बेटा, तुल्य प्रतिरोध अपने पास में जो आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। तो ये हो गया बेटा अपने पास में प्रतिरोधों का संयोजन। तो अपने पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है बेटा, ओम्स लॉ के बारे में समझाइए। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में भी यदि आए तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर आए तो आपको रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, किस किस पर निर्भर करता है, यहां तक आपको समझाना है। लेकिन यदि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का आता है शॉर्ट नोट्स भी, या फिर 20 नंबर का आता है, तो आपको यहां तक पूरा करके आना है बेटा। ठीक है कि नहीं, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों। यदि आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर यदि आप देखोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड मिल जाएगा ओम्स लॉ के लिए। ठीक है कि नहीं, तो ये था बेटा आज अपना ओम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बेटा कैपेसिटेंस। संधारित्र के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपन। ठीक है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा कि जो संधारित्र होता है वो क्या होता है और ये कितने, जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ये डिस्कस करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।